चलो करेंगे स्टार्ट। सो बेसिकली अपने को ना और दो या तीन दिन लगेगा ये चैप्टर को फिनिश ऑफ करने में, है ना। एक अपने को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, एंड गवर्नमेंट के पढ़ने के बाद बेसिकली हम लोग थोड़ा सा ना CSR करके एक कॉन्सेप्ट है जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आजकल के दौरान हर एक कंपनी जो स्टार्टअप्स के फॉर्म में सामने आ रही है, राइट, या जो भी प्रॉफिटेबल कंपनी है वो CSR उनको कंपल्शन है, उनको बेसिकली चैरिटेबल पर्पस के लिए काम खर्चा करना इज मस्ट, राइट। सो प्रैक्टिकली अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो हम लोगों ने काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अभी तक एक एक करके देखा हुआ है। हम लोगों ने बेसिकली सबसे पहले तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीड को समझा, फिर टुवर्ड्स कंज्यूमर के बारे में जिम्मेदारी समझा, फिर टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स के बारे में जिम्मेदारी समझा, फिर टुवर्ड्स ओनर्स के बारे में जिम्मेदारी समझा। आज अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, सरकार के प्रति एक बिजनेस हाउस की क्या क्या जिम्मेदारी होती है उसको एक समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको लगता है क्या सरकार के प्रति हमारी यानी बिजनेस हाउस की कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए? जिस हिसाब से हालात है, जिस हिसाब से सरकार का हमारे को सपोर्ट है, जिस हिसाब से सरकार के टैक्सेशन के रेट हैं, 30% कॉर्पोरेट को टैक्स देना पड़ता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने रजिस्टर करते हो तो सरकार आपसे 30% टैक्स लेती है, मतलब 100 रुपीज़ के प्रॉफिट के ऊपर 30% आपको सरकार को देना है। तो डू यू रियली थिंक सो एक बिजनेस हाउस की सरकार के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? व्हाट यू से एज पर द लॉजिक? अपन पढ़ेंगे यहाँ पे बुकिश नॉलेज क्या है, लेकिन आपका लॉजिक यहाँ पे क्या बोलता है उसको समझेंगे पहले। है क्या ज़रूरत सरकार के प्रति सपोर्ट करने की, सरकार को सपोर्ट करने की? अभी मेरे को एक प्रैक्टिकल लेवल पे मैं आपके साथ बात करता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल वे में बात करता हूँ। मैं किसी के भी अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने ट्रू पिक्चर रखता हूँ, उसके बाद आप जजमेंट लगाना। अब आप लोग को तो पता है हमारे भारत के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा लोकेटेड है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड है, तो क्या उस इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचने तक के लिए रोड्स पहली बात तो सही कंडीशन में है क्या नहीं? दिस इज क्वेश्चन मार्क नंबर 1, ठीक है। आजकल के दौरान इतना ज़्यादा हमारा पोल्यूशन बढ़ चुका है कि आप क्लीन एयर नहीं ब्रीथ कर पा रहे हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली हर बार 24 घंटे बचपन से लेकर अभी तक इंडिया के एयर को इनहेल कर रहे हैं, इसके लिए अपने को फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है कि एयर पॉल्यूटेड है कि नहीं। आप किसी फॉरेनर को हमारे भारत के अंदर एक रात के लिए खड़ा कर दो, वो बंदे को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, उसको अस्थमैटिक अटैक आना शुरुआत हो जाएगा। आप मेरे को सिंपल सी बात कराओ, हमारे इंडिया के जो कैपिटल में है एयर क्वालिटी जो है वो 500 से ऊपर जा रहा है। वेदर वी आर जस्टिफाइड टू सर्व द सोसाइटी और नो, वेदर वी आर जस्टिफाइड टू कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट और नो, उसका आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हो। तीसरी बात अगर मैं आपके साथ करता हूँ, आज के तारीख में अगर एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको अगर इनकॉर्पोरेट करना है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना है, तो कम से कम 10 से 15 दिन का आपको खर्चा 10 से 15 दिन का टाइम पीरियड लग जाता है, एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। सो अगर एक फॉरेनर बिजनेस करना चाहता है अपने इंडिया के अंदर आने के बाद, राइट, मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए, उसको भारत में बिजनेस चालू करने से पहले, अरे बिजनेस तो बहुत दूर की बात हो गई, अपने पसंद का नाम रिजर्व करने के लिए भी उसको लगभग 1 हफ्ते का टाइम पीरियड लग जाता है। तो क्या ऐसी सरकार के लिए एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ये आप इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे, राइट। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। अच्छा, फेवर में अगर मैं आपके साथ बात करूं तो डेफिनेटली हमारे भारत सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया है, स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव लाया है, स्टैंड अप इंडिया का इनिशिएटिव लाया है, जो आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा है। अगर आप वुमेन एंटरप्रेनर हो, अगर आप अपना स्टार्टअप चला रहे हो, तो फंडिंग का सारा बंदोबस्त सरकार की तरफ से आपको मिलता है, टैक्सेशन में आपको रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चीज़ को पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यानी बिजनेस हाउस की गवर्नमेंट के प्रति बनती है कि नहीं बनती है, ये अपने दिमाग में सारे के सारे क्वेश्चन मार्क रखो, और उसके बाद एक एक करके ये चीज़ को अपन समझने की कोशिश करेंगे। हमारे भारत के लॉ की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, कानून की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, इतने ज़्यादा लॉ कॉम्प्लेक्स है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है लॉ के अंदर। हर 15 दिन के अंदर, हर 30 दिन के अंदर, हर 6 महीने के अंदर हमारे लॉ के अंदर चेंजेस लाए जा रहे हैं।
आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग डेवलपमेंट तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। बहुत थोड़े समय पहले ना यहाँ पे थोड़ा सा आगे पूरा का पूरा उन्होंने मस्त अच्छा खासा रोड बनाया। अच्छा खासा रोड बनाने के बाद उनको दिमाग में आया कि हम लोगों ने जो स्ट्रीट लाइट लगाई है वो स्ट्रीट लाइट की वायर डालना हम भूल गए हैं। उन्होंने दोबारा से वो रोड को खोदा है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की वायर डाला है एंड वो रोड आज भी वैसे ही पड़ा है। तो क्या एक बिजनेस हाउस का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट बनता है कि नहीं बनता? जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ सोसाइटी से लेकर थोड़ा सा आगे से लेकर उन्होंने पूरा रोड तक सीमेंट का रोड बनाया, ताज़ा ताज़ा सीमेंट का रोड था। 2 महीने के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा सीमेंट का रोड दोबारा से खोदा है, ये बोल के कि हम लोग अंदर पाइप डालना भूल गए। आप मेरे को बताओ, सीमेंट का रोड बनाने का जो कॉस्ट है एंड उसको तोड़ के फिर से रिपेयर करने का जो कॉस्ट है वो कहाँ से आता है? सब आपके और मेरे जैसे लोगों ने दिया हुआ जो टैक्स होता है वो वहाँ से आता है। तो अगर हमारे पैसे का इस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है तो क्या एक बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये दिमाग आप अपने चीज़ों के अंदर रखो, ये थॉट्स आप अपने दिमाग के अंदर रखो। उसके बाद बेसिकली आप इस प्रोविज़न को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर। क्या लगता है आपको? डू यू रियली थिंक सो हमको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए गवर्नमेंट के प्रति या नहीं करना चाहिए? आपका लॉजिक क्या बोलता है? आपकी करंट परिस्थिति क्या बोलती है? गवर्नमेंट टीचर्स की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, गवर्नमेंट टीचर्स की जो सैलरी होती है बेसिक लेवल की वो 70 से 80,000 रुपीज़ की उनकी सैलरी होती है। जबकि वही अगर आप प्राइवेट स्कूल की तरफ से देखते हो तो 30 to 35,000 या 40,000 की आपकी उसकी सैलरी होती है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट स्कूल किड एंड प्राइवेट स्कूल किड। प्राइवेट स्कूल के टीचर को 35,000 से 40,000 सैलरी मिलती है एंड उसके हिसाब से वो बच्चे को किस तरीके से एजुकेट करते हैं। एंड गवर्नमेंट स्कूल का तो हालत आप बहुत अच्छे से जानते हो कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो वो पढ़ाई के साथ साथ और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स सीख के निकलते हैं कि किस तरीके से आई बाबा की बैंड बजानी है ना? सो क्या हमको उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दैट देयर शुड बी द थॉट ऑफ दिस। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? मैं सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव भी बातें कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे बच्चे जिस समय में माती खाना सीखते हैं ना, वहाँ पे चाइना गवर्नमेंट जो है ना वो अपने बच्चों को 3 साल के 4 साल के उम्र में बच्चों को लगभग वो बास्केटबॉल खेलना सिखा देती है। 4 साल के बच्चे में बेसिकली उनको कंपल्सरीली कराटे के अंदर डालना सिखाती है। जहाँ पे हम लोग दूध पीते हैं ना वहाँ पे उनके बच्चे कराटा खेलने सीख जाते हैं। तो क्या हमको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दिस थॉट इज ऑफ। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? मैं कोई भी किसी सरकार के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ना ही किसी के फेवर में हूँ। मैं सिर्फ आपके सामने रियलिटीज रख रहा हूँ, राइट? आज के तारीख में अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो मतलब आपने गलती कर दी पैदा होने के लिए, राइट? अगर आप ओपन कैटेगरी के अंदर हो तो सरकारी जॉब के अंदर, सरकारी बेनिफिट्स के अंदर, सब्सिडीज के अंदर, यहाँ पे सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे अगर आप ओपन कैटेगरी के अंदर पैदा होते हो तो। दूसरी बात अगर मैं आपके साथ करता हूँ, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। हमारे यहाँ पे लाड़की बहनी योजना है, लाड़का भाऊ योजना है, जहाँ पे हम लोग हर महीने नीडी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। उसी जगह पे अगर हम लोग उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको खुद मुख्तियार होना सिखाएंगे, उनको सेल्फ डिपेंडेंसी सिखाएंगे, तो वो पार्ट बेटर रहेगा कि ये पार्ट बेटर रहेगा, उसका आप डिसीजन खुद ले सकते हो। बिहार के अंदर रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे एंड इलेक्शंस के अंदर क्या क्या बांटा गया था वोट लेने के लिए, ये जानने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हमारी सरकार जो है उसके प्रति कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं। समझ में आ रहा है कि मैं आपके साथ क्या क्या चीज़ें बात कर रहा हूँ? अभी ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना और एक एक करके अपन ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप बताना कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की क्या बनती है कि टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आप टाइम पे पानी दो मत दो, आप टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी चालू रखो मत रखो, आप अच्छे रोड दो मत दो, आप करप्शन लो मत लो, लेकिन हमारे तरफ से आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे टैक्स आना चाहिए। समझ रहे हो? 15 साल के ऊपर व्हीकल नहीं चला सकते ऐसे हमारे भारत के अंदर नियम है, लेकिन लाखों गाड़ियां पकड़ी जाती है जो 15 साल से ज़्यादा होती है, उनसे हम चलान लेते हैं लेकिन गाड़ी जब्ती नहीं करते ये बोल के कि चलान तो आ रहा है ना, छोड़ 10 बार ये गाड़ी को पकड़ेंगे तो 10 बार इनकम पकड़ेगा, गाड़ी को जब्त कर देंगे तो एक बार में इनकम खत्म हो जाएगा। तो आर वी ग्रोइंग अहेड और आर वी जस्ट मेकिंग अ मनी फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट? वी नीड टू थिंक अपॉन इट।
ये सिर्फ सेल्फ रिलायंस क्वेश्चन है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन के लिए क्वेश्चन है, कोई एलिगेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है। सरकार यहाँ पे क्या बोलती है कि आपको लाइसेंस किसने दिया? हमने। आपको स्टार्टअप का लाइसेंस किसने दिया? हमने। आपको फंडिंग कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। आपको रिकॉग्निशन किसने दिया है? हमने दिया है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमको टाइम टू टाइम बेसिस पे टैक्स पे करो। सर अपने भारत के अंदर कौन से टैक्सेस है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे भारत के अंदर इनकम टैक्स भी है, हमारे भारत के अंदर जीएसटी भी है। अगर आप 5 रुपये का चिप्स का पैकेट भी परचेज करके खाते हो ना, उस 5 रुपये के चिप्स के पैकेट के तहत भी आप सरकार को जीएसटी पे कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आप सब यहाँ पे क्लासेस में बैठे हो, आपने अगर ऑनलाइन वे में फीस भरा है या ऑफलाइन वे में फीस भरा है, तो भी सरकार के पास कुछ ना कुछ तो टैक्सेशन का रेशियो जाता है। इवन यू गो टू द रेस्टोरेंट एंड हैव द फूड विद द फैमिली, यू पे द टैक्सेस। यहाँ तक कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट भी है, अपने जिंदगी और मरने से बेसिकली यहाँ पे जंग लड़ रहे हो ना, तो भी सरकार बोलती है तुम लड़ते रहो, हमको टैक्स देना मत भूलना। जितना भी आपका बिल आता है उसका बिल का बेसिकली एक स्पेसिफिक परसेंटेज टैक्स के फॉर्म में आपको सरकार को देना है। ऐसा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बिजनेस एंड एज अ इंडिविजुअल। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद स्मार्ट हो। अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा लॉजिकली बात करता हूँ ना, अगर हम लोग टैक्स के फॉर्म में सरकार को पैसे नहीं देंगे तो सीधी सीधी बात है, सरकार हमारे लिए डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएगी। अगर रोड का कंस्ट्रक्शन बनाना है, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना है, हमारे को मेट्रोस भी चाहिए, हमको सारी सुविधा भी चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक बसेस भी चाहिए, हमको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, 24/7 वाटर सप्लाई भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे चीज़ों को करने के लिए सरकार को चाहिए पैसा। और सरकार अपने जेब से तो कुछ भी पैसे नहीं देगी। डेवलपमेंट आपको चाहिए तो पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। कैसे पैसे देने हैं वो आपके ऊपर है। आप स्टैंप ड्यूटी के तहत भी पैसे दे सकते हो, आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करके भी पैसे दे सकते हो, आप फाइन के फॉर्म में भी पैसे दे सकते हो, आप पेनल्टी के फॉर्म में भी पैसे दे सकते हो। ये सारे के सारे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से इनकम सोर्स है, और जो भी इनकम उनको मिलता है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे भलाई के लिए खर्चे करते हैं। ऐसे अपने को बुक बोलता है। समझ में आ रहा है क्या मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बिजनेस की बनती है कि कायदे और कानून यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरी शिद्दत के साथ आपको फॉलो करना है। हमारे इंडिया के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको रात को 10 बजे के बाद ना शॉप्स ओपन रखना अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरिया से अगर आप वाइन शॉप की मेरे साथ बात करते हो तो इवन दे हैव द रेगुलेशंस। हाँ, मेडिकल के लिए आई कैन अंडरस्टैंड कि 24/7 आपको लाइसेंस मिलता है ऑपरेट करने के लिए, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर आप रूल के हिसाब से फॉलो करते हैं ना, तो शायद इंडिया तो छोड़ो, महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर, पिंपरी चिंचवड़ की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, हार्डली कोई होगा जो टाइम पे दुकान बंद करता है, वरना हर एक दुकान आपको, हर एक रेस्टोरेंट रात को 12 से पहले आपको बंद नहीं दिखेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप मेरे को, अगर मैं टिपिकल लेवल पे आपके साथ बात करूं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है। आप बार नहीं ओपन कर सकते जहां पे भी बच्चों के स्कूल्स है, ना ही आप हॉस्पिटल के आसपास में कोई क्लब्स वगैरह ओपन कर सकते हो। लेकिन क्या हमारे यहाँ पे होता है? आप चले तो जाओ केपी, जाओ, आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। तो क्या आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पे अपने को समझाया जा रहा है कि यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन इफ यू आर डूइंग बिजनेस। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2, समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? तीसरा चीज़ देखो यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? आपने सुना है फॉरेक्स? क्या होता है फॉरेक्स? हाँ, दूसरे करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना। अपने को क्या फ़ायदा होगा सर फॉरेन करेंसी के साथ डील करने के अंदर? हमारा क्या फ़ायदा होगा? जस्ट सोच के देखो, क्या फ़ायदा होगा हमारा फॉरेन करेंसी के अंदर डील करके? कैसे ग्रोथ होगा सर? 80 to 90% ऑफ द पीपल यही एजम्पशन के साथ चलते हैं कि फॉरेन करेंसी में डील करो, भारत सरकार का फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा? अप्लाई योर माइंड, एनी आइडिया? फॉरेन करेंसी के साथ अगर हम पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो भारत सरकार का इसमें क्या फ़ायदा होता है? समझना, आज के तारीख में ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो टाटा अपने भारत की गाड़ी है, महिंद्रा अपने भारत की गाड़ी है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ मर्सिडीज की बात करता हूँ, टोयोटा की बात करता हूँ, BMW की बात करता हूँ, किसी भी ब्रांड को ले लो, ये सारे के सारे फॉरेन ब्रांड्स हैं। तो जब फॉरेन ब्रांड से सामान हमारे इंडिया के अंदर आता है ना,
तो हमको उनको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। फॉरेन करेंसी में पेमेंट कौन करता है? भारत सरकार पेमेंट करती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर भारत सरकार के पर्सपेक्टिव से मैं सिर्फ पेमेंट के ऊपर पेमेंट करता जा रहा हूं, तो आपको नहीं लग रहा है जो भारत सरकार के पास रिजर्व्स है, सेविंग है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। एंड जब सारी की सारी सेविंग खत्म हो जाएगी तो हमको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी परचेज करना पड़ेगा। आप समझना मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज के तारीख में अपने भारत के अंदर जो भी पेट्रोल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट क्या है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां, लिथियम बैटरी। आप गाड़ी चलाओ एंड वो गाड़ियां को आप यूज करो। इसके लिए हमारी भारत सरकार बोलती है कि आप मेक इन इंडिया करो, भारत में सामान बनाओ, भारत में सामान बना के आप भारत के बाहर भेजो। क्यों? आप भारत के बाहर बेचोगे तो वहां से फॉरेन करेंसी हमारे भारत में आएगा, एंड जब हमारे भारत में फॉरेन करेंसी आएगा तो उसी फॉरेन करेंसी से हम लोग नीडी आइटम्स परचेज कर पाएंगे रेदर देन परचेजिंग द टेस्ला और सम अदर कार। समझो आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टेस्ला जैसी गाड़ी हमारे भारत के अंदर जब इनिशियली आना चाह रही थी तो उसके ऊपर सरकार ने लगाया था कि आपको 100% कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। 50 लाख की गाड़ी है तो 50 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर टेस्ला की गाड़ी भारत में आ रही है यानी भारत के लोग फॉरेन करेंसी दे रहे हैं। भारत के लोग अगर फॉरेन करेंसी दे रहे हैं तो इसमें अपना फायदा हो रहा है कि अपना नुकसान हो रहा है? अपना नुकसान हो रहा है, अपना रिजर्व खत्म हो रहा है। आज के तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सुपर पावर अगर बोला जाता है तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। जिस भी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा होती है वो कंट्री एक सुपर पावर लेवल पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो नेगोशिएट कर सकती है। आपको पता है रशियन गवर्नमेंट के साथ हमारा थोड़ा संबंध अच्छा है, राइट? अभी थोड़ा सा हम लोग चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भी संबंध अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम लोग सारा का सारा ट्रेड रशियन करेंसी में कर सके, रुपीस में कर सके और चाइनीज़ करेंसी में कर सके। सर उससे क्या फ़ायदा होगा? यूएस के डॉलर का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, और जब यूएस के डॉलर का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा ना, हम लोग यूएस के साथ नेगोशिएटिंग कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। अभी क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारा रुपये का जो वैल्यू है वो गिरता जा रहा है एंड यूएस डॉलर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। इसके लिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो आप जितना हो सके चीज़ों को एक्सपोर्ट करो। भारत में तो दे रहे हो लेकिन एक्सपोर्ट करो। यू नो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, हम बचपन से पढ़ते आए हुए। हालांकि अभी थोड़ा सा हम लोग स्विच कर रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर कंट्री टू मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, सर्विस ओरिएंटेड कंट्री। लेकिन अगर आपके साथ में बेस की बात करता हूँ ना, भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है एंड एग्रीकल्चर कंट्री होने के नाते यहाँ से जो फ्रूट्स है, यहाँ से जो वेजिटेबल्स है, ये बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग फॉरेन कंट्री के अंदर क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। आपको पता है मिर्ची, धनिया हमारे आई लोग, मदर लोग फोकट में लेके आते हैं भाजी वाले से, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर आपको मिर्ची खरीदनी है ना, आपको $5 देना पड़ता है, $1, $2, $3 देना पड़ता है 5 मिर्ची खरीदने के लिए। $1 इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स ₹100, अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। सो 100 into 4, ₹400 फॉर द परचेजिंग ऑफ 4 चिली है। हमारे इंडियन मोल बोलते हैं दाल फोकट में नहीं तो सब्जी भी नहीं लूँगी तेरे से, बिकॉज वी आर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री। जो हमारे पास है हम उसको बेच सकते हैं, और जो बेच सकते हैं वो हमको बेचना चाहिए, क्योंकि वहाँ से फॉरेन करेंसी आएगा, और वहाँ से जो फॉरेन करेंसी आएगा ना उससे हम लोग बाकी का सारा काम कर सकते हैं। आपको पता है खादी का कपड़ा होता है, सुना है आपने? अगर मैं कॉटन की आपके साथ बात करता हूँ ना, भारत के साथ साथ अफगानिस्तान अपने को बोलता है कि भारत को जितना भी कॉटन चाहिए हम आपको कॉटन देने के लिए तैयार है। क्यों? सस्ते दाम में देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो हमसे संबंध बनाना चाहता है। अगर वो हमको कॉटन बेचेगा तो हम उनको पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, यानी वो अपना फॉरेन रिजर्व क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भी डेवलपिंग कंट्री है वो सारे के सारे अपना फॉरेन करेंसी बनाने के रडार में है। इसीलिए हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना फॉरेन एक्सचेंज को इकट्ठा करें, ताकि हमारे सरकार को दिक्कत ना हो। इकट्ठा कैसे होगा? जब हम लोग क्या करेंगे, हमारे बने हुए प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे, सामान बाहर जाएगा तब तो पैसा अंदर आएगा, एंड जब पैसा अंदर आएगा तब आप उसको बोल सकते हो कि वी आर अर्निंग, टिल नाउ वी आर एक्सपेंडिंग। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? चौथे इसमें देखो क्या बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या यहाँ पे उन्होंने सोशल डेवलपमेंट की भी बात कर दो। व्हाट इज डेवलपमेंट? क्या क्या डेवलपमेंट आप देखना चाहते हैं? हमारे भारत के अंदर आपको पता है वंदे भारत करके ट्रेन आई है,
उसकी क्या खासियत बता सकते हो आप? पहली खासियत कि पूरी एसी गाड़ी है। दूसरी खासियत कम से कम समय में आपको डिस्टेंस कवर करवाती है। तीसरी खासियत आपको ट्रेन के अंदर का जो एक्सपीरियंस है, फैसिलिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। आप मेरे को बताओ, जहाँ पे मैं नॉर्मल टिकट 400 से 500 में निकालता हूँ, वहीं पे वंदे भारत की टिकट 2000 के आसपास है। सो इज देयर अ डिफरेंस इन प्राइस? यस। आप डेवलपमेंट चाहते हो? हाँ, डेवलपमेंट तब होगा ना जब आप हमको डेवलपमेंट करने के लिए पैसे देंगे। आप बोलते हो कि सर यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रिजेस बनने चाहिए, अच्छे खासे सीमेंट के परमानेंट रोड बनने चाहिए, लेकिन अच्छे खासे सीमेंट के रोड बनने के लिए, गैस के पाइपलाइंस बनने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की वायर ज़मीन के अंदर डालने के लिए, हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए। और ये पैसा कौन देगा? पैसा आप दोगे। आप दोगे तो आपको डेवलपमेंट मिलेगा, आप नहीं दोगे तो आपको कोई डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? यहाँ पे ये लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, आपके पास अगर भरपूर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का थोड़ा बहुत हिस्सा निकाल के आपको हमारे साथ देना है। क्यों? ताकि वो पैसे से हम लोग हमारे इकोनॉमी को, हमारे कंट्री को डेवलप कर सके। हमारी कंट्री अगर डेवलप होगी तो कहीं ना कहीं हम लोग अंडर डेवलप से डेवलपिंग में आए हैं और डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली जिस तरीके से आज की तारीख में चाइना जा चुका है। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं? नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग? हमारे भारत में बहुत सारे पॉलिसीज है। फार्मर्स के लिए पॉलिसी है, बच्चों के लिए पॉलिसी है, एजुकेशन के लिए पॉलिसी है, हॉस्पिटल्स के लिए पॉलिसी है, ट्रीटमेंट के लिए पॉलिसी है, लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे है, एग्जीक्यूशन नहीं होता है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, आप अगर हमको सहायता देंगे तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सर आप क्या बोलना चाहते हो? मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ आपकी बात। मुंबई एयरपोर्ट की बात करता हूँ मैं आपके साथ। मुंबई एयरपोर्ट को चलाने का जो ठेका है वो अदानी के पास दिया था, राइट? सो अदानी और सरकार साथ में मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके बेसिकली मुंबई एयरपोर्ट को चलाने का पूरा जुम्मा संभालती है। क्योंकि अगर सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ चला गया तो गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है? लोगों को सर्विस देना। सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया तो प्राइवेट का मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। इसके लिए थोड़ा सा आप आगे बढ़ो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ताकि डिसिप्लिन भी बना रहे, एट द सेम टाइम लोगों को सर्विस भी मिलती रहे। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? ये तभी हो सकता है जब बिजनेस अपने तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, है ना? नेक्स्ट, सजेशन टू गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सजेशन? किसी को राय देना। क्या राय दोगे आप सरकार को? आपको लगता है हमारी एज अ सिटीजन्स की सरकार बात सुनेगी? और कैसे बताओगे आप, कैसे बात करोगे सरकार के साथ? हाँ, लेटर, ठीक है। IIM बॉम्बे का एक प्रोफेसर है, उन्होंने अपने कॉलेज के लास्ट दिन पे कम से कम हंड्रेड्स ऑफ लेटर सरकार को लिखे हैं एज अ प्रोफेसर होने के नाते कि ये गलतियां हैं। आज तक उसका किसी का जवाब नहीं आया। तो लेटर लिखोगे तो समझो छोड़ ही दो। इंसान अपने को लेटर पे रिवर्ट नहीं कर रहा तो सरकार कहाँ से करेगी? और आपका लेटर वो सामने वाले सरकार के स्पेसिफिक ऑफिसर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अब समझना, अगर मैं वहाँ पे रिसेप्शन पे काम कर रहा हूँ और मेरे को ऊपर से 10,000 दिया हुआ है कि फालतू आदमी और फालतू लेटर को अंदर भेजने का नहीं, मैंने लेटर ओपन किया है, मेरे साहब के अगेंस्ट में एलिगेशन लगा दे एक कचरे में, वी डिड नॉट रिसीव दिस लेटर। क्या करोगे? करो, क्या करोगे? व्हाट इज द रेमेडी दैट इज अवेलेबल टू यू? क्या करेंगे? सब ट्विटर, मैंने देखा है ट्विटर पे अपन ट्वीट कर सकते हैं। हाँ, ट्विटर पे आप ट्वीट जरूर कर सकते हो, लेकिन उसके भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उसके भी कुछ लिमिटेशंस है। कितनी चीज़ें आप सरेआम लोगों को बताओगे? कुछ चीज़ें होती है जो प्राइवेसी डिमांड करती है, तो उन चीज़ों में आप क्या कर सकते हो? इसके लिए यहाँ पे ये लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे भारत के अंदर जितने भी पॉलिसीज़ है, जितने भी प्लान्स है, टैक्सेशन का लॉ बनता है, बिजनेस का लॉ बनता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लॉ बनता है, स्टार्टअप के लिए पॉलिसी बनती है, स्टैंड अप इंडिया के पॉलिसी बनती है, ये सारे के सारे पॉलिसी सरकार अपने वेबसाइट पे क्या करती है? पब्लिश करती है। आप ये वेबसाइट को देखो और जो भी आपको सजेशन लगता है आप हमको उस तरीके से सजेशन दे दो। हमको आपका सजेशन अगर एक्सेप्टेबल होगा तो हम वो चेंजेस करेंगे, एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो चेंजेस नहीं करेंगे। सर इसका एग्जांपल बताओ, इनकम टैक्स लॉ पता है आपको? इनकम टैक्स लॉ को 2 मिनट के लिए साइड में लगता है। आपको लगता है आज के तारीख में कोई काला धन कमाता है इंडिया के अंदर? नहीं कमा
सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग कैश में करते हैं, हालांकि हमारा भारत का इनकम टैक्स का रूल बोलता है कि 10,000 या 20,000 से ज़्यादा आप टैक्स का एक्सपेंसेस कैश के फॉर्म में नहीं करेंगे, कैश के फॉर्म में खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बिल्डर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जिसको सरकार को प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर किसी पर्सन की इनकम 10 लाख रुपया होती है, वो अपना इनकम 2 लाख रुपया दिखाता है और सरकार को बोलता है साहब 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ, क्या ही चूसोगे, ऑलरेडी तो 2 लाख रुपया है मेरे पास, उसमें मैं घर को भी संभालूं, फैमिली को भी संभालूं, मेरे खुद के भी नीड देखो, आपको भी टैक्स तो नहीं जमता है, सॉरी आई हैव ओनली 2 लाख रुपीज ऑफ इनकम। कहना है सिर्फ बाकी का जो 8 लाख का इनकम है वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो जाएगा। तो सरकार ने अभी एक रूल बनाया है कि हम आपके व्हाट्सएप चैटिंग को पढ़ेंगे, हम आपके ईमेल्स को पढ़ेंगे। क्यों? अब मान के चलो हमारा अगर कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है 40,000 गिवन इन कैश, तो सरकार बोलती है हम वो ट्रांजैक्शन को, वो कैश वाले चैट को पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। इनकम टैक्स के अंदर उन्होंने नवा रूल निकाला, सर ईमेल भेजेंगे, सरकार बोली कि आपका पूरा का पूरा ईमेल का एक्सेस हमारे पास हो जाए। क्यों? टू कर्ब द ब्लैक मनी, टू कर्ब द अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सरकार क्या बोलती है, आप पैसे कमाओ लेकिन अनडिस्क्लोज्ड मत रखो। अनडिस्क्लोज्ड रखोगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हम आपके ऊपर क्या करेंगे। यू नो देयर वाज वन लॉ, बेनामी ट्रांजैक्शन करके आता है, सुना है आपने? बीच में सरकार ने एक निकाला था बेनामी ट्रांजैक्शन, यानी जो भी पैसा आपके अभी तक के इनकम टैक्स केस में नहीं दिख रहा है वो सबका सब बेनामी हो जाएगा। बेनामी मतलब जिसका कोई नहीं हो सरकार का। अभी अगर आपके घर पे मेरे को 10 लाख का कैश मिल रहा है और वो 10 लाख आपके इनकम टैक्स में अगर रिपोर्ट नहीं हुआ है तो 10 का 10 लाख पूरा का पूरा सरकार का हो जाएगा। अगर आपको बचाना है तो 50% अभी का अभी आप पेनल्टी भरो। यानी आप सोचो, जिसने 10 लाख रुपया काला धन कमाया है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम कमाया है, उसका 50% पेनल्टी भर के अभी भी 50% आप अपने पास रख सकते हो। ये पॉलिसी है हमारी सरकार, मैं कुछ नहीं बोल रहा, सब कुछ आपके गवर्नमेंट के वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। समझ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, नो फेवर, सॉरी फेवर, क्या फेवर की बात कर रहे हैं ये लोग? आपको लगता है सरकारी ऑफिसर्स कभी कभी फेवर करते हैं हमारे ऊपर? एग्जाम्पल, आप माइनर हो, 17 साल के हो, गाड़ी चलाते हुए आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया, तो जब आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा, आपको पूछा, कायदे के हिसाब से यू शुड हैव लाइसेंस, कायदे के हिसाब से यू शुड हैव ऑल द प्रॉपर हेलमेट वगैरह सारा कुछ पहनना चाहिए, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने क्या किया, तुरंत जेब में से 100-200 का नोट निकाला, सर प्लीज आई मारेंगे, पकड़ो दोस्तों मेरे को जाने दो। आर वी गिविंग करप्शन टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड देन लेटर रिग्रेटिंग कि ये लोग खाते हैं पैसा? शुरुआत किससे हो रही है? हमसे हो रही है। आप पैसे खिलाने की बात कर रहे हो, अगर आप पैसे खिलाए ही नहीं तो वो लोग पैसे लेंगे ही क्यों? और एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपकी गलती के लिए आपको खुद भुगतना पड़ता है, और आज की तारीख में आप खुद ही बोलते हो कि जिधर पकड़ा उधर पैसा फाइन, 5,000 दंड भरने से अच्छा है 500 का दंड देके वहाँ से निकल के आओ। कहना है से एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन 500-200 का दंड तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन कंपनी के केस में सारा का सारा, लेदर इंडस्ट्री के बारे में सुना है आपने? लेदर इंडस्ट्री का जितना भी पानी वेस्टेज होता है ना, वो सारा का सारा वेस्टेज पानी के लिए उनको सेपरेट वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन कंपनी क्या करती है, रात के टाइम पे वो पानी छोड़ देती है नदी में, नदी में चला जाएगा। नदी का पानी कहाँ जाता है? हमारे और मेरे और आपके घर पे आता है फिल्टर होके पीने के लिए। तो आप सोचो, जो केमिकल वाला पानी फिल्टर होके नदी में जाना चाहिए था, वो पानी अगर डायरेक्ट नदी के अंदर जा रहा है और वो पानी फिर फिल्टर होके हमारे घर पे आ रहा है, तो वी विल सफ़र, एब्सोल्युटली वी विल सफ़र। एंड हम लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी गलती है, हम खिलाते हैं। समझ में आ रहा है? ये 200-500 तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन अगर मैं आपके साथ कंपनीज की बात करूं, फैक्ट्रीज की बात करूं, हर एक फैक्ट्री को अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं अलग अलग चीज़ के लिए। तो वो अप्रूवल्स के लिए अगर आप प्रॉपर तरीके से लॉ नहीं फॉलो करोगे तो आप सरकारी ऑफिसर को क्या बोलेंगे? सर जाओ देना सर, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर उस सरकारी ऑफिसर ने दंड लगा दिया तो 1 लाख रुपए का दंड लगाएगा, और आप लोग क्या बोलते हो 5,000 में निपटाना सर इसको। फिर सरकारी ऑफिसर बोलेंगे 10,000, फिर आप बोलोगे सर 15, फिर वो बोलेगा 20, चलो ठीक है 20 में डन। आप क्या सोचते हो? मैं समझदार हूँ, जहाँ पे 1 लाख रुपए का खर्चा होना चाहिए था वो मैंने 20,000 में निपटाया। अरे मेरे भाई 20,000 रुपया आपने देके क्या आपने खुद को कुल्हाड़ी मारी है? यस। अपनी गवर्नमेंट को करप्ट बनाया है? यस। और यही गवर्नमेंट के ऑफिसर फिर आपसे जब आगे जाके पैसा मांगते हैं तो आप ही पछताते हैं कि ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। हमारा देश एक करप्ट देश है।
तो कहना है सिर्फ हम लोग ही है जो इनको ये सारी चीज़ों के लिए बड़ापन देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपको कोई सरकारी ऑफिसर से फेवर नहीं लेना चाहिए। ड्राई डे के दिन कोई भी लीगली दारू का दुकान ओपन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ओपन होता है क्या? आधी रात को भी मिल जाएगा, जिधर मांगता है उधर मिलेगा, होम डिलीवरी भी है। किसके कारण? बिकॉज देर आर फेवर्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड नो फेवर्स। ठीक है, इफ देर इज नो फेवर्स देर इज नो करप्शन, इफ देर इज नो करप्शन एवरीथिंग इज क्लीन, यू आर क्लीन एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो क्लीन। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। लास्ट देखो क्या बता रहे, contributing to government treasury. What is the meaning of treasury? ट्रेजर किसको बोलते हैं? खजाना। सरकार के खजाने में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो? आपने सुना है पीएम केयर्स करके एक फंड है जो कोविड के टाइम पे आया था। पीएम नेशनल रिलीफ फंड करके सरकारी फंड है, सरकारी खजाना है, सरकारी अकाउंट है, जहाँ पे आप अपना योगदान दे सकते हो। और जब कभी भारत के ऊपर कोई एपिडेमिक, पेंडेमिक वाली कोई परिस्थिति आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर वाली कोई परिस्थिति आ जाती है, तो सरकार इन अकाउंट में से पैसे इस्तेमाल कर सकती है। जब कोविड आया था हमारे भारत के अंदर, तो हमारे भारत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, राइट। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या कर रहे थे, उसका इलाज करने के लिए बेसिकली उनके पास फंडिंग अवेलेबल नहीं था। तो आपके और मेरे जैसे लोगों ने अपने हिस्से का जितना भी बनता है, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 10,000 कंपनीज के लिए, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आप थोड़ा थोड़ा हमको कंट्रीब्यूट करो। क्योंकि आप अगर हमको कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग जो हमारे भारत के बिलो पॉवर्टी वाले लोग हैं ना, उनको सहायता दे पाएंगे, उनको सपोर्ट दे पाएंगे। सो एज अ बिजनेस इफ़ यू आर अर्निंग प्रॉफिट, आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैरिटी के लिए आप हमको थोड़ा थोड़ा पैसे देते रहो, ताकि जो अपर क्लास है वो तो खुद को संभाल लेंगे, जो मिडिल क्लास है वो भी खुद को संभाल लेंगे, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उनके लिए भी अगर आप सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक अच्छा खासा फंडिंग इकट्ठा हो जाएगा, और वो फंडिंग से हम लोग सबकी मदद करके पूरे देश को आगे लेके जाएंगे। आप पढ़ना, घर जाके गूगल करना, पीएम केयर्स, पीएम नेशनल रिलीफ फंड। आर्मी के लिए अलग फंड होता है, क्लीन गंगा, सुना है आप लोगों ने? क्लीन गंगा, गंगा नदी पता है आपको? उसको एक स्पिरिचुअल नदी माना जाता है हमारे भारत के इसके रिलीजन्स के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से। और उसी नदी के अंदर हम लोग पोल्यूशन डालते हैं, हार डालते हैं, मूर्ति डालते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप मेरे को बताओ, उस नदी को, उस पवित्र नदी को अगर क्लीन करने के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत है। तो सरकार बोलती है आप बिजनेस चला रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा पैसा हमको दे दो, ताकि हम लोग हमारे सेक्रेट रिवर्स को टाइम टू टाइम बेसिस पे क्लीन करके उसको आपके सामने पेश कर सकें। यमुना जानते हो आप? दिल्ली के अंदर फोम भरा था पूरा का पूरा यमुना के अंदर। तो जब उसको फोम को निकालोगे, जब नदी को साफ करोगे, तो क्या लगेगा? पैसे लगेंगे। एंड पैसे कहाँ से आएंगे? आप दोगे तो हम साफ कराएंगे। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बिजनेस की है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसके लिए? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। व्हाट इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या है फर्स्ट? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। क्या है? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। क्या है? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसके अंदर इनकम टैक्स भी आ जाएगा, इसके अंदर म्युनिसिपल टैक्स भी आ जाएगा, इसके अंदर आपका जीएसटी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। व्हाट इज नंबर 2? ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी कायदे कानून बनाए हैं आपके सेफ्टी के लिए बनाए हैं, आपके लिए बनाए गए हैं, तो आपको उसको पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज नंबर 3? अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। क्या है? अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या? फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब क्या? फॉरेन रिजर्व, जो बेसिकली हमारे कंट्री को एक सुपर पावर बना सकता है। ठीक है। व्हाट इज नंबर 4? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज नंबर 5? इम्प्लीमेंटिंग। यहाँ पे प्लानिंग नहीं बोला है, इम्प्लीमेंटिंग। जो बना है उसको निभाने के लिए आप हमको सहायता करो। प्लान रूल तो है रात को 10 के बाद दुकान नहीं खुलना चाहिए, लेकिन आज भी आपको 11:30 बजे सब रेस्टोरेंट खुले दिखेंगे। सो प्लान पे क्या है? 10 वाजता ऑल क्लोज, लेकिन 11:30 वाजता आप जाके सारे बेनिफिट ले सकते हो क्या? यस। सो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे फर्क है, राइट। व्हाट इज नंबर 6? सजेशन। दे सकते हो क्या? हाँ। कैसे दे सकते हो? आप सरकारी वेबसाइट पे जाके जहाँ जहाँ पे जो जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें अपनी राय दे सकते हो। आपकी राय सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप राय दे सकते हो उनको, ठीक है। व्हाट इज नंबर 7? फेवर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सरकार से फेवर लेना चाहिए? सरकार से बोल रहा हूँ, तो हंस क्या रहा है मन में? मैत्रीन से थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, लेना चाहिए फेवर सरकार से कि नहीं लेना चाहिए? फेवर का मतलब क्या होता है?
यार दोस्ती में चला दे काम, चला सकते क्या? व्हाट इज लास्ट? कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजरी? खजाना. गवर्नमेंट का खजाना कहाँ से भरेगा? जब आपके और मेरे जैसे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और बिजनेस हाउस भी कंट्रीब्यूट करेगा. डन. एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोविजन? सॉर्टेड है सब? धन्यवाद. ऑनलाइन में है क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत?